टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में चिराग में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम चक्रव्यूह में चिराग की चर्चा करने से पहले जरा उन बयानों की चर्चा कर लेते हैं जिन बयानों की वजह से चिराग एक बार फिर सुर्खियों में। वैसे बिहार फर्स्ट का तो उनका कह सकते हैं कि जन जन तक ये बातें पहुंच गई है कि भाई बिहार के बदलाव की बात करते हैं, लेकिन इस बदलाव के सहारे जो वो राजनीति करना चाहते हैं, वो राजनीति जिस तरीके से उलझता जा रहा है, चर्चा आज हम उस पर करेंगे। क्योंकि उलझते हुए माहौल में चिराग का बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट तभी तक स्टैंड ले पाएगा जब तक वो राजनीतिक रूप से बिहार की राजनीति में मजबूती के साथ खड़े रह पाएंगे। आधार अब उनका सिर्फ और सिर्फ पासवान वोट है। रामविलास पासवान के समय में उनके साथ दलित के साथ साथ मुसलमान का भी एक सेक्टर वो तोड़ने में कामयाब होते थे। तो दलित और पासवान और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के सहारे वो सवर्णों के साथ बिहार में एक दौर के बाद राजनीति करते रहे। मतलब जब से लालू जी से अलग हुए 91 के बाद, तब से उनकी राजनीति इसी पर चलती रही कि मुस्लिम का भी एक सॉफ्ट चेहरा, पासवान पूरी तौर पे और सवर्ण के उम्मीदवार बनाकर वो जीतते रहे। अपनी राजनीति भी उसी सहारे वो खींचते रहे। और एक दौर में जब हाजीपुर में यादव वर्सेस ज़्यादा एक्सट्रीम जब होने लगी राजनीति, लालू से उनकी दूरियां काफ़ी बढ़ने लगी और उनको लगा कि हाजीपुर से वो चुनाव भी हार सकते हैं, तो वो अपना कंस्टिट्यूंसी बदल के रोसड़ा चले गए थे, जहाँ से रोसड़ा से भी वो बड़ी बहुमत के साथ वो चुनाव जीते। तो वो तुरंत मतलब 91 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस चुनाव की हम बात कर रहे हैं। बीपी सिंह के समय में प्रधानमंत्री का पद वो छोड़े थे और उसके बाद का वो चुनाव का माहौल था। और बीपी सिंह खुद रामविलास पासवान के लिए वोट मांगने के लिए राजपूत के दूसरा कंस्टिट्यूंसी के सबसे बड़े जो राजपूत का जो इलाका था उस इलाके में वो खुद आए थे। और उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये रामविलास पासवान हैं, इन्होंने छोटे भाई की तरह मेरे साथ खड़ा रहा है और हम आपको इनके लिए झोली फैलाने आए हैं। राजा आपके सामने झोली लेकर है, आप इन्हें आशीर्वाद दें। और उनके उस भाषण का कितना व्यापक असर पड़ा कि हमें लगता है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, राम जन्मभूमि का शिलान्यास करता कामेश्वर चौपाल, उनकी जमानत जब्त हो गई। इतने अपार बहुमत से रामविलास पासवान चुनाव जीते। और जो सवर्ण के सहारे जो बीजेपी राजनीति साधना चाह रही थी राम जन्मभूमि के सहारे, क्योंकि उस चुनाव में विश्व हिंदू परिषद, संघ और तमाम उसकी जितने अनुसांगिक संगठन थे, सारे के सारे रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र में कैंप करने लगे थे। मतलब पैसा पानी की तरह बहाया गया, फिर भी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी उम्मीदवार को। तो वो इस दौर की हम चर्चा इसलिए करते हैं कि रामविलास पासवान का मिजाज, राजनीतिक मिजाज ये था। लेकिन चिराग जब से लोजपा का कह सकते हैं कि कार्यभार संभाले हैं चाचा से अलग होने के बाद, वो पूरी तरह से कॉमनल लाइन के साथ खड़े रहते हैं। मतलब मोदी और शाह के उस तमाम लाइन के साथ वो खड़े रहते हैं जो उनके पिता कभी खड़े नहीं रहते थे। और नीतीश भी कभी खड़े नहीं रहे, इसलिए नीतीश भी स्पेस बचाए रखे बिहार की राजनीति में। लेकिन चिराग उस स्पेस की राजनीति को ख़त्म कर दिया और उसका लाभ अब बीजेपी उठाना शुरू कर दिया है। 2020 के चुनाव में चिराग अगर नीतीश के खिलाफ खड़े किए उतने उम्मीदवार, उसकी वजह भी वही थी कि उनके पास अब अपना कोई नैरेटिव या अपनी राजनीति कोई बची ही नहीं है सिवाय हिंदुत्व की राजनीति की। ऐसे में वो नीतीश कुमार को जो नुकसान पहुंचा पाए, अपनी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं जिता पाए। एक सीट जिताए वो भी इनका साथ, वो भी व्यक्तिगत प्रभाव से वो लोग जीते और इनका साथ छोड़ दिए चंद महीनों के दौरान ही। तो ये जो चीज़ें थी, जिन चीज़ों के सहारे रामविलास पासवान इस प्रदेश की राजनीति में 40 वर्षों तक खुट्टा गाड़ के रहा, वो चिराग उस राजनीति को ही अलग दिशा दे दिया। और यही वजह है कि जब से पारस और इन दोनों के बीच रिश्ते में दूरियां बढ़नी शुरू हुई है। शुरुआती दौर में चिराग को तवज्जो नहीं दी नीतीश की वजह से। नीतीश जब हटे तो तवज्जो देना शुरू किया बीजेपी, उनको एनडीए में लिया। लेकिन जो उनका बॉडी लैंग्वेज है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट,
वो बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है कि हम 2025 के चुनाव में हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं, जो बीजेपी को कतई पसंद नहीं है। और इसी वजह से काट छांट चल रहा था। चाचा को बीच बीच में हवा दे रही है बीजेपी। अब चिराग के पास कोई राजनीति नहीं है, तो फिर बिहार में राजनीति का स्पेस वो तैयार कैसे करेंगे? नीतीश से जिस तरीके का रिश्ता इन्होंने बना लिया है, नीतीश से कोई समझौते का गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, रही बात राजद की, तो राजद से भी ये हाल के दिनों में इतनी दूरियां बना ली थी कि फिर बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन कल कुछ बयान ऐसा आया है जिस बयान के सहारे अब ये को देखा जा रहा है कि चिराग भी नीतीश की तरह दो रास्ते, मतलब एक चौराहे पर खड़े होकर बाएं बीजेपी है तो दाहिने आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं। और इसके लिए जो एक बयान के आधार पर जो एक अलग दिखने की जो कोशिश होती है, वो कोशिश पहली बार चिराग करते हुए दिखा है। जरा सुनिए नीतीश कुमार क्या कहे थे लालू यादव को लेकर, जब सीबीआई की रेड को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वो क्या बोले, और उसके बाद चिराग उसका क्या जवाब देते हैं। यादव के खिलाफ सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट कि उनकी जमानत रद्द किया जाए। तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं हैं जो सेंटर में आजकल हैं वो सबको तंग ही न कर रहे जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है। पहली बात तो कोई बेचारा नहीं है यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी किसी को दया का पात्र समझ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हमारे प्रदेश के, कोई वो दया के पात्र कम से कम नहीं है। उन्होंने अपनी लड़ाई, सही गलत डिबेटेबल हो सकती है, पर वो अपनी लड़ाई लड़े हैं और वो लड़ना जानते हैं। ऐसे में कोई बेचारा किसी को दया का पात्र मुख्यमंत्री बनाकर अपने आप को बड़ा दिखा। तो आपने सुना कि बेचारा क्यों बोल दिया, बहुत इमोशनल सवाल है। और चिराग उसी इमोशनल सवाल के सहारे नीतीश को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और लालू से करीब दिखाने की कोशिश उन्होंने की है कि मामला जो भी हो, लेकिन लालू जी को बेचारा कैसे कह सकते हैं? वो तो बेचारे हो ही नहीं सकते, बेचारा तो नीतीश है। मतलब काफ़ी लंबे अंतराल के बाद थोड़ी नज़दीकी बनाने की कोशिश चिराग की तरफ से पहली बार बयानों के सहारे हुई है, क्योंकि जब से एनडीए के हिस्सा बने हैं, इनका तेवर और क्या साथ साथ इनके बयान में भी तलखी दिखने लगी थी। उस तलखी के बीच ये जो बदलाव दिख रहा है, ये बदलाव कह रहा है कि चिराग लोकसभा चुनाव से पहले मतलब दो तरह की चीज़ें बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में बीजेपी इनकी पर कतर रही है और कह रही है कि दोनों चाचा भतीजा एक हो जाइए, नहीं तो जितनी सीटें आप लिए थे उसी सीट में आप लोग बांट लीजिए। चाचा को जिस तरीके से हवा दे रहे हैं, चाचा कह रहे हैं कि ये तो मेरा खून ही नहीं है, ये रामविलास पासवान का खून कहाँ से हो सकता है, ये तो हमारे खून पर चुनौती दे दिया है, हम तो ऐसे दगाबाज को छोड़ भी नहीं सकते हैं, हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। देख ही रहे लगातार तलखी बढ़ रही है, उनको जान से मारने की धमकी का फ़ोन आता है, उस पर भी चिराग को वो आड़े हाथ लेते हैं। तो ये सब कुछ इसलिए चल रहा है कि बीजेपी ये चाह रही है, क्योंकि बीजेपी आज अगर चाहे कि पारस को इस तरीके के बयानबाजी से हमें रोकना है तो 2 मिनट के अंदर वो बयानबाजी से रुक सकते हैं और चाचा भतीजा में दोस्ती भी करा सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर ला भी सकते हैं। क्योंकि बीजेपी को पता है ताकत चिराग में है, पारस में नहीं है, और ये बात पारस को भी पता है कि ताकत चिराग में है, मुझ में नहीं है। लेकिन माहौल बनाए रखना है, और माहौल बनाए रखने के पीछे ज़रूर कहीं न कहीं दूर से ही सही बीजेपी की बड़ी भूमिका है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, किस राजनीति को वो साधना चाहते हैं। लेकिन इन सब से इतर जो महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए के जो घटक दल हैं, कुछ ही घटक दल बचे हुए हैं जिनकी अपनी राजनीतिक हैसियत है, वो बीजेपी के अंदर किस तरीके से असहज हैं, वो चिराग के इस बयान से समझा जा सकता है। चिराग भले ही नीतीश कुमार को लेकर फायर ब्रांड बने हुए, स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार ने उनके पूरे राजनीतिक कह सकते हैं कि हैसियत को ही वो हाशिए पर पहुंचा दिया है। स्वाभाविक तौर से उनकी पार्टी तोड़ने से लेके उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने देने से लेकर तमाम जो चीज़ें हुई हैं, लोग तो कहते हैं कि घर से बेदखल कराने में भी नीतीश की बड़ी भूमिका है। और उस समय मोदी और शाह नीतीश का हर इच्छा को मान रहे थे, तो उसी के लिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि पार्टी में जो टूट हुई थी उसमें नीतीश की बड़ी भूमिका थी।
नीतीश वजह बने थे और नीतीश के सहारे ही पार्टी को तोड़ा गया था। पारस भी यही बोले थे कि नीतीश एनडीए का हिस्सा है, हमें उनका विरोध नहीं करना है, और ये विरोध एनडीए का विरोध है, इसलिए हम लोग राह जुदा जुदा करते हैं। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी का इस पर जब प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हुई तो मुस्कुराते हुए निकल गए। मतलब फिलहाल इस पर कुछ भी बोलने से वो परहेज करते दिखे। देखिए राजनीति है, आगे आगे होता है क्या, क्योंकि बिहार में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। मुकेश सहनी का आए दिन बयान, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा की खामोशी, जीतन राम मांझी जिस उत्साह से गए थे बीजेपी के साथ, वो उस उत्साह में अब धीरे धीरे कमी होती दिखाई दे रही है। कई तरह की चीज़ें हैं कि एनडीए में जो सीट को लेकर, जैसे 32 सीटों पर खुद लड़ना चाहती है बीजेपी, कम से कम 30 सीट पर लड़ेंगे। 6 सीटों पर इन लोगों को सीट देती है तो 36 और 4 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के लिए भी सीट है और मुकेश सहनी के लिए। लेकिन इन सब के साथ शर्त यही है कि हमारे सिंबल पर चुनाव लड़िए। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले जो चीज़ें दिख रही हैं वो पल पल कैसे बदल रही है, वो नेताओं के बयान से समझा जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में कई तरह के नई नई चीज़ें आपको दिखने मिले इस देश की राजनीति में, तो कोई बड़ी बात नहीं है।